से कह रहा था कि आप एसआईपी अपने बंद मत करिए, लेकिन आज गौरव मशरूवाला जी से वो बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सलाह है। उनका कहना है कि अगर आपके पास अपना इमरजेंसी फंड भर का पैसा भी नहीं है, तो फिर आप एसआईपी को होल्ड कीजिए और पहले अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए। आप एसआईपी रोक दीजिए, आप रिकरिंग डिपॉजिट रोक दीजिए और अपने सेविंग्स अकाउंट में इमरजेंसी फंड भर का पैसा रखिए। जब ये पैसा आपके पास हो जाए, अगर आपके पास अपना इमरजेंसी फंड है, और खास तौर से ईएमआई भुगतान के लिए अगर 3 महीने का इमरजेंसी फंड रखना है, ईएमआई भुगतोरियम तब सिर्फ तब इस्तेमाल करिए जब आपको लगे कि और कोई रास्ता नहीं रह गया है। ये काफी कष्ट दे रहा है, ऐसा लगता है कि मैं क्या ये वाला साफ आ रहा है? साफ आ रहा है इस वक्त भी? आप लोग इसको अगर देख रहे हैं तो इसमें अगर बिल्कुल साफ आ रहा है तो मैं इसको चालू रखूं, इसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो उस वाले को बंद करके हम इस पे आ जाते हैं। हालांकि थोड़ा स्ट्रेंज है कि एक जगह से छोड़ के इधर आए। चलिए, तो फिर मैं इससे ही ये करता हूँ, ये ज़्यादा मुझे भी कन्वीनियंट है, इससे सुविधा रहती है इससे बात करने में। अगर आपको इसकी आवाज़ वगैरह भी साफ आ रही है तो फिर बहुत बढ़िया है। हाँ बिल्कुल, मैंने तो कहा ही कि एक तरह की प्रलय जैसी ही स्थिति है जो हालत है, और अभी हम की प्रलय जैसी ही स्थिति है जो हालत है, और अभी हम कब थमे, कहा फिर कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है कह रहे हैं, उस समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उनका कहना है बस तब तो आप एसआईपी कंटिन्यू रखिए, और अगर आपके पास इमरजेंसी नहीं है और इमरजेंसी फंड का इंतजाम करना है, तो पहला काम एसआईपी रोक दीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट रोक दीजिए और अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए सामान्य स्थिति के मुकाबले। तो अब मैंने एक ही इसको खुला छोड़ दिया है, दूसरा वाला मैंने बंद कर दिया है, तो इसलिए नहीं, मेरे पास मुझे बहुत अच्छा वाला है, उसमें प्लान को बाय करने की कोई समस्या नहीं है, जोर पड़ रहा है, और इस वजह से ये बैंडविड्थ की समस्या आ रही है, सभी जगह आ रही है, केवल यहीं खासतौर पर नहीं आ रही है। हाँ, ये जो 3.5 लाख लोगों की रोजी रोटी छिन गई है, ये आप कह रहे हैं, ये इक्विटी मार्केट में देखिए रिस्क है तो कहा जाता है, आप जोखिम में, अब आपको लगता है कि आपने कोई 100 रुपए का शेयर खरीदा था, 3,000 का हो गया, वो अभी 1,500 का हो गया, तो आपको लग रहा है मैं 50% के घाटे में हूँ, तो मैं 50% के घाटे में बेच दूं क्या? जैसे ही आप बेच देंगे, आप उस 50% के नोशनल घाटे को अपने असली घाटे में कन्वर्ट कर लेंगे, ये ध्यान रखिए। जबकि अगर आप इस परिस्थिति में उसको रोक के रखेंगे, बचा के रखेंगे, तो ये घाटा कल को रिकवरी में आ सकता है। जिस परिस्थिति में बाजार अभी है, इस वक्त बेचने की सलाह मैं तो नहीं दूंगा, कोई दूसरा समझदार आदमी भी नहीं देगा। कोई भी समझदार आदमी आपको इस वक्त ये नहीं कहेगा कि आप अपने अच्छे शेयर बेच दें, मौका मिले तो निकल जाइए, सदा क्या फर्क नहीं लगता है किसी प्रकार की समस्या हल होने वाली है। लेकिन आगे जाके देखिए, ये थोड़ा पूरा धंधा संकट में तो है कुछ समय के लिए, तो ये जो संकट है, ये महीने, 2 महीने, 3 महीने में दूर होने वाला नहीं है, इसीलिए किसी जल्दबाजी में नहीं रहिए। अभी फिलहाल अपना इंतजाम देखिए कि आपके पास अपनी जरूरतें पूरा करने का पैसा है या नहीं, सारा फोकस वहां रखिए। जब आप उस फोकस से उबर जाएंगे, नौकरी बची रहेगी कि नहीं, कोई और अचानक आने वाली मुसीबत तो नहीं आने वाली है, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे हैं तो अपना एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस साथ में तुरंत ले लीजिए, पैरेलल हेल्थ इंश्योरेंस, आज के आज, इसमें कल तक का इंतजार मत कीजिए। और वो इंश्योरेंस आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, जो में कंपैरिजन होता है वो देख लीजिए,
वहां से लीजिए। कंपनी से न कोई मुसीबत आती है उस वक्त वो बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए उस पर गंभीर। मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ विरल शाह जी, बिल्कुल चिंता ना करें। मैं पेसिमिज्म मेरे अंदर कहीं दूर दूर तक ही है। मैं बहुत विकट परिस्थितियों में भी शांत और ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। मुझे लगता है हर बुरी स्थिति से आप कर सकते हैं। तो ये मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं सिर्फ बार बार जब कहता हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत, कभी एक आर्थिक संकट आता था, कभी एक बीमारी आती थी, महामारी आती थी, यानी मेडिकल संकट आता था। ये ऐसा हुआ है कि ये मेडिकल संकट, आर्थिक संकट और अब उसके साथ क्लब होके राजनीतिक संकट उधर खड़ा हो जाए। WHO जैसे संगठन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ गया है। तो ये गंभीर है मामला। इसलिए मैं बताता हूं कि ये कितना गंभीर मामला है। लोग समझ रहे हैं कोई बीमारी जैसे पिछला स्वाइन फ्लू आया था इस तरह की, ये नहीं है। बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप इससे बचें। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी है, मैंने किस शेयर में बहुत लॉस किया वो तो बताने लायक नहीं। सबसे ज्यादा लॉस आप कितना कर सकते हैं, जितना लगा कितनी भी हो सकती है। इसलिए अगर किसी एक शेयर में आपने शानदार कमाई कर ली और 100 शेयरों में नुकसान किया तो आप उन 100 शेयरों को बाद में याद नहीं रखेंगे। इसी तरह मुझे भी याद नहीं रहते हैं, किसमें क्या डूबा मुझे याद नहीं है, किसमें कमाता है। में दिक्कत सीधे नहीं होती और इसीलिए कहा जाता है कि रिडेम्पशन, इक्विटी मार्केट के रिडेम्पशन में दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत एक जगह आके होती है, वो जगह, और समझ लीजिए, इसको मैंने बताया भी था उस दिन। आप लोग, बल्कि अच्छा ये होगा कि आप वो मेरा फ्रैंकलिन एमएफ वाला वीडियो देख लीजिए जो मैंने परसों लाइव किया था। उससे आपको साफ साफ चल जाएगा। मैं पर उन्होंने उसको बंद कर दिया। मेरी राय यह है कि ETF बेहतर है। ये मेरी अपनी राय है। मैं ETF लेता हूं। मैंने किसी कंपनी का कोई इंडेक्स फंड खरीदा नहीं है। कुछ लोग इंडेक्स फंड लेते हैं, वो डीमैट अकाउंट नहीं खोलना चाहते हैं, उनको लगता है इंडेक्स फंड बेटर मैनेज होता है। जबकि इंडेक्स फंड में या ETF दोनों में मैनेजमेंट का कोई काम है नहीं। वहां तो सामने एक बेंचमार्क है, आपको उसको ट्रैक करना है, उसको फॉलो करना है। तो इसलिए उसमें कोई मैनेजर कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन ये वाली जो है ना, देखिए भविष्यवाणियों में मैं, अभी ना बीमारी का इलाज निकला ना टीका निकला। इतने बड़े विद्वान दुनिया में पैदा हो गए हैं जो ये बताने लगे हैं कि कब बीमारी खत्म हो जाएगी। और अभी जब दूसरी तरफ दुनिया में ये चल रहा है कि इस बीमारी का सेकेंड वेव आने जा रहा है, और वो सेकेंड वेव जो पहले वेव से बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि उसमें सिम्टमलेस लोग आएंगे, एसिम्टोमेटिक लोग जिन्हें कहते हैं। जैसे मुंबई में जो लोग पॉजिटिव पाए गए थे, उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वो संकट बड़ा। आपको भी सलाह दूंगा, किसी ऐसी भविष्यवाणी के फेर में न पड़े कि ये होने जा रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप महानता देखिए, वहां कितने लोगों ने डिटॉल, लाइजॉल और क्लिनेक्स पी लिया अमेरिका में। ट्रंप ने कह दिया कि डिसइंफेक्टेंट पी लो, उन्होंने डिटॉल पी लिया कि इससे कोरोना से मुक्ति हो जाएगी। सब अस्पताल में भर्ती हैं। तो भक्त को ही पीने वाले मिलेंगे, कोई एक गया हुआ मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन इस ये दिखाता है कि अमेरिका में कितने विद्वान समझदार लोग हैं कि अपने के कहने पे वो उन्होंने फटाफट पीना भी शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि हाँ, डिटॉल से तो डिसइंफेक्शन, लाइजॉल जो जिन लोगों को नहीं पता है, पोंछा लगाने में वाला एक केमिकल आता है लाइजॉल, वो भी डिसइंफेक्टेंट है। मेरी पर्सनल पूछेंगे तो देखिए, स्मॉल कैप, पहले ये डेट फंड है, इनमें जो रिस्की डेट फंड है वो हाई रिस्क डेट फंड है। आप अपने डेट फंड के डॉक्यूमेंट में जाके देख सकते हैं कि आपका फंड कितने रिस्क लेवल पे है। एक मीटर बना होता है आजकल, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ एक मीटर होता है जो दिखा रहा होता है रिस्क कितना है, हाई है, लो है, मीडियम है। तो अगर फिर और कि कैसीनो जाके जुआ खेलिए। जब आपको हाई रिस्क करना है तो फिर ये छोटा मोटा हाई रिस्क क्यों ले रहे हैं कि नहीं जी, सेफ्टी भी रहेगी। इक्विटी में हाई रिस्क लेने पर आपको बहुत अच्छी चीज मिल सकती है। इक्विटी में ब्लू चिप कंपनी में भी तो रिस्क है। लेकिन आज फिर दे रहा हूं, नेस्ले का शेयर मुझे लगता है 6 7 8 महीने पहले मैं लिया, 10,000 का भाव था, और इतनी मुसीबत के बाद 17,000 रुपए उसका आखिरी भाव मैंने देखा है। इस बुरे हाल में कंपनी 70% रिटर्न दे रही है। लेते समय तो रिस्क था ना, 10,000 रुपए का शेयर, इतना महंगा।
लेकिन मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, अच्छी कंपनी है। अब आप अपने आस पड़ोस देख लीजिए, ज्यादातर आदमी मैगी खा रहा है ना, तो वो जब सब मैगी खाएंगे तो क्या उस दुकान का शेयर मिलता है ये देखिए, क्या उस चीज का शेयर मिलता है ये देखिए, और आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आने वाले कुछ वर्षों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से शेयर अच्छे हैं। अब एक दुधारी तलवार मैं आपको बता दूं, इसी में कहा जा रहा है कि अब जब ये खत्म होगा ये संकट, आर्थिक स्लोडाउन खत्म होगा, तो गाड़ियां नहीं बिकेंगी, इसलिए हीरो मोटो, मारुति, बजाज ऑटो, इन सब की बैंड बजेगी कि आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा, जरूरी चीज खरीदेगा गाड़ी। बहुत सारे लोग अब ट्रेन में जाना पसंद नहीं करेंगे, बस में जाना पसंद नहीं करेंगे, मेट्रो में नहीं चढ़ेंगे, हवाई जहाज में नहीं जाएंगे। तो अगर हम इन सब में सफर नहीं करेंगे तो हम कहाँ सफर करेंगे? हम टू व्हीलर पर भी सफर करने में कतराएंगे, मजबूरी है तो करेंगे, लेकिन बहुत सारे टू व्हीलर वाले कोशिश करेंगे कि एक छोटी कार खरीद लें, एक छोटी कार ले लें, कार के अंदर बंद स्पेस होता है, एयर कंडीशन होगा, एक एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे और अपने को सैनिटाइज करके रोज निकलेंगे ताकि कोई इन्फेक्शन का डर न रहे। तो मुझे डर है, और डर इसलिए कह रहा हूं कि मैं बहुत इस बात से घबराता हूं कि देश की सड़कों पर कारों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मुझे डर है कि इस बीमारी के खतरे, बहुत सारे लोग कार खरीदने के चक्कर में पड़ेंगे। जैसे दिल्ली से लखनऊ जाना है, अभी लोग ट्रेन से जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, तब ज्यादातर आदमी, अब आजकल 6 घंटे की रोड ड्राइव हो गई है, कहेंगे भैया जान है तो जान है, अपनी गाड़ी बैठो, एक बार डीजल भरवाओ, खाना पैक करके रख लो, रास्ते में जहां रुकेंगे अपना खा लेंगे, दाएं बाएं देखेंगे नहीं, और सीधे जाके लखनऊ में रुकेंगे। ये वाली टेंडेंसी बढ़ेगी। सड़कें बहुत अच्छी गडकरी जी ने बनवा दी हैं, उनकी मेहरबानी है। साउथ में, महाराष्ट्र में यहाँ सड़कें पहले से अच्छी थी। तो अब ये वाला एक संकट आने वाला है सड़कों के लिए, लेकिन इसमें काम के लिए और मुझे खास तौर पर मारुति के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हालांकि अभी भार्गव साहब किसी से कहते हैं कि भाई हमारी तो इन्वेंट्री है और हमारे लिए बड़ी परेशानी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि होगी। दूसरा जो जरूरी सामान है, बिल्कुल जरूरी सामान, लग्जरी सामान नहीं, एसेंशियल चीजों के कारोबार करने वाली कंपनियां, तो इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, आईटीसी भी होगा, इस तरह की कंपनियां धीरे धीरे आपको चमकती हुई, बढ़ती हुई, फायदा कमाती हुई दिखाई पड़ेंगी। ईटीएफ बंद होने का सीधा कोई चांस मुझे नहीं दिखता है, लेकिन ये ईटीएफ का वहां एक रूल है, देखिए वो आप पढ़ लीजिए सेबी गाइडलाइंस में जाके कि कब ईटीएफ बंद होता है। उसका सब्सक्रिप्शन एक लिमिट है, उसके नीचे आ जाए तो वो स्कीम बंद करनी होती है, तो नियम से बंद हो जाता है। और ईटीएफ में खास दिक्कत इसलिए नहीं है कि बेंचमार्क के रेट से वो बाजार में बिक जाएगा, तो लिस्टेड चीज है, सारे शेयर बेच दिए जाएंगे, 2-1 रुपए की ट्रैकिंग एरर आएगी और वो यूनिट होल्डर्स को उनको पैसा दे दिया जाएगा। ईटीएफ में इस तरह का कोई खतरा नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में एफडी का पैसा सेफ रहेगा, एफडी का पैसा सेफ रहना चाहिए, डिपेंड करता है कि आपने कहाँ लगाया हुआ है। अगर आपने पीएमसी कोऑपरेटिव जैसे बैंक में लगा रखा है तो फिर मुश्किल है, लेकिन आप किसी भी अच्छे शेड्यूल्ड बैंक में रखें तो समस्या नहीं है। और पहले मैं सलाह दे चुका हूँ, 5 लाख रुपए एक बैंक में रखें। अगर आपके पास 10-20 लाख रुपए टोटल हैं तो 4 बैंक में 5-5 लाख से ज्यादा मत रखिए, क्योंकि हर बैंक 5 लाख रुपए के लिए आपका डिपॉजिट इंश्योर्ड है, वहां से आपको 5 लाख मिलेंगे। बाकी दूसरी जगह रखिए। दूसरी बात, कुछ मुसीबत हो जाए, एक बैंक बंद हो जाए, तो दूसरे बैंक से उस समय काम चलाने का पैसा तो मिल जाएगा। कभी कोई काम किया नहीं है, मैं जेरोधा के बारे में जानकारी जुटा कर लाऊंगा, ये मैं आज दोपहर भर से सोच रहा हूँ, क्योंकि इतना सवाल जेरोधा पर आ रहा है। तो क्या है जेरोधा में ऐसा कि सब लोग जेरोधा पे जाना चाह रहे हैं? तो मैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए 2-4 लोगों से पता करूंगा, जो एनालिस्ट हैं, जो रिसर्च करते हैं, और उसके बाद मैं इस सवाल को लेकर आऊंगा। मंतोष जी क्या कह रहे हैं? मुझे मालूम था आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे, आपको भी सोच समझ कर बोलना था, लिखने वाले तो कुछ भी लिखेंगे। नहीं, समझ नहीं पा रहा हूं मैं, क्या आपने कौन सा सवाल पूछा? आपको सबसे पहले मैंने आप ही के सवाल का जवाब दिया था आज, अगर आपको याद हो। वो स्ट्रीम मुझे बंद करनी पड़ी, तो लेकिन यहाँ खोल रहा हूँ मैं।
हाँ, आपने पूछा है कोरोना के आंकड़ों पर संदेह किया जा सकता है ना? यही सवाल बोल रहे हैं? क्या आपके पास ऐसे कोई उदाहरण हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे उदाहरण हैं, मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण बता दे रहा हूँ। झारखंड में आसनसोल से 3 आदमी आए। झारखंड में राजधानी रांची पहुंचे, वहां से वो अपनी-अपनी जगह गए, होने के कोई संकेत नहीं मिले। अब आप मुझे बताइए कि ये 3 आदमी जो आशा था, जो सीधे मतलब आसनसोल से जो झारखंड आए उनको कोरोना पॉजिटिव था। आसनसोल में कोरोना के दूसरे किस्से हैं नहीं, ऐसा सरकार का कहना है। तो अब मुझे बताइए कि आसनसोल में कोरोना नहीं था तो ये 3 लोग कहां से लाए? और अगर इन 3 लोगों को आसनसोल से लगा था तो आसनसोल में बाकी वो लोग कहां हैं जिनको कोरोना है? इस तरह का संदेह देश के अलग-अलग हिस्सों में पैदा हो रहा है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं है ये लोग? इसी तरह तबलीगी जमात पर 50 सवाल उठे हैं और बिल्कुल उठने चाहिए। जो हरकतें हुई उनमें सवाल नहीं उठे, ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ सवाल है। लेकिन नमस्ते ट्रंप का जो आयोजन हुआ और उसके बाद इस वक्त आप देख रहे हैं अहमदाबाद में जिस अंदाज में नंबर बढ़ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। अहमदाबाद भी एक बड़ा हॉटस्पॉट और पूरा मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक की पट्टी बन गई है। ये कितना खतरनाक हॉटस्पॉट हो सकता है, इसका अंदाजा लगाइए। इसमें कितने नंबर हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कुछ पता नहीं है किसी को। इसलिए मैंने कहा आंकड़ों पर संदेह किया जा सकता है। आंकड़ों पर संदेह तब तक होता रहेगा जब तक वो आंकड़े पक्की तौर पे वेरीफाई ना हो जाएं या सारे लोग ठीक ना हो जाएं। जैसे गोवा ने कह दिया कि हमारे यहाँ 0 हो गया है, अब कोई भी नहीं है वहाँ, एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं बचा है, तो वो चिंता मुक्त है एक तरह से। लेकिन अगर यही किस्सा दोबारा आ जाए तब क्या करेंगे? तो इसलिए अभी आंकड़े और आंकड़ों पर सवाल में उठाना मेरा को मुख्य इस समय इरादा नहीं कि मैं सवाल उठाऊं किसी भी चीज पे। ये वो वक्त है जब लोगों को अपनी अपनी सरकारों का साथ देना चाहिए, वो जो कह रहे हैं वो करना चाहिए। हाँ, उसमें थाली पीटना, दिया चलाना शामिल नहीं है। वो जो प्रिकॉशन बरतने को कह रहे हैं, जिन नियमों का पालन करने को बरतिए, अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, ये सब करिए। इस समस्या से हम उबर कर बाहर हो पाएंगे। तो क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, आज आज बहुत सवाल जवाब करने का कोई बहुत मतलब नहीं है, लाभ नहीं है। अब मैं इजाजत चाहता हूं इस वक्त, अब मैं बात खत्म करूंगा, बहुत वक्त हो गया और ये बार बार जिस अंदाज में सिग्नल ड्रॉप हो रहा है इससे मुझे समस्या हो रही है। बॉटम कितना भी आ सकता था। हाँ, ईटीएफ में डिविडेंड मिलता है साहब, बिल्कुल मिलता है, मुझे अक्सर मिलता रहता है, तो मैं उसको लेके हाँ, ये मेरा ठंडे में बैठ के एक साथ ब्लॉक कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरा बहुत दिलचस्पी नहीं है इसमें कि मैं बहस करता रहूं। कर लेता हूं, आज भी मैंने एक सज्जन से काफी देर कर ली। अब जो लोग ये टी शर्ट पढ़ना चाहते थे लोग ध्यान से पढ़ लें साहब, इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अनेक लोगों ने पूछा कि इस टी शर्ट पे क्या लिखा है, तो ये पढ़ लीजिए और इसे अपनी आत्मा पर उतार लीजिए। ऐसी टी शर्ट आपको भी मिल जाए तो लेके पहन लीजिए, आधी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी न सिर्फ कोरोना से बल्कि इससे मिलती जुलती और दिमागी बीमारियों से भी। मुझे देखिए एचडीएफसी बैंक में आगे जाकर कोई प्रॉब्लम या कोटक बैंक में आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। हाँ, कुछ म्यूचुअल फंड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, खासतौर पे जिन म्यूचुअल फंड्स में डेट की हेवी स्कीम्स हैं। तो अभी कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ ऐसे जानकारों को जो अच्छे से बारीकी से अध्ययन करते हैं। अगर वो निकाल के लाएंगे और बात करने को तैयार होंगे। इसमें एक चिंता की बात ये भी है कि लोग बात करने को तैयार नहीं होते हैं। मैं ही आज बात कर दूं, आप समझिए इस बात को, और ये मैं पुराना उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक दिन हमें खबर आई कि और मैं आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में पैसे नहीं मिल रहे हैं और 1 2 3 4 एटीएम के वीडियो आए। हमने उस खबर को चलाने के इरादे से बैंक से संपर्क किया। रात में 12 बजे जो वैद्यनाथन साहब आजकल आईडीएफसी, उनका रात में 12 बजे मुझे फोन आया। मैं दुर्लभ किसी का फोन रात में उठाता था 10 बजे के बाद। रात 10 से सुबह 6 बजे आमतौर पे मैं फोन साइलेंट रखता था। उस दिन मुझे जगह कहा करते हैं क्योंकि ये कांड आप कर रहे हैं। मैं अपने चैनल में न्यूज कवरेज देखता था, तो उन्होंने फिर मुझे काफी देर ये बात समझाई। उन्होंने कहा देखिए आलोक जी, मेरे बैंक के पास बहुत पैसा है, जितने ग्राहक लेने आना चाहेंगे मैं उन सबको देने को तैयार हूँ, लेकिन आप समझिए आपका चैनल एक हो गया,
तो तुरंत पूरे भारत में जितने हमारे ग्राहक हैं सब बैंक पहुंच जाएंगे और कहेंगे भैया हमारा पैसा वापस दो। और क्यों? क्योंकि मैंने जो पैसा किसी से लिया है, आपने एफडी करा साल के लिए, वो पैसा किसी को कर्जे में देखता हूं कि एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में कितने लोग पैसा वापस मांगने आ सकते हैं। मैं उससे 1.5-2 गुने पैसे का इंतजाम रखता हूं कि इतना लिक्विडिटी रहे कि जो भी लेने आए उसको मैं दे दूंगा। तो आपसे आग्रह यह है कि इस खबर को आप न चलाएं। मैंने कहा चलाकर आपका वर्जन दे दें, बोले नहीं वर्जन से भी नहीं होगा, एक बार अगर आपने चला दिया तो उसके बाद वो इरेपरेबल डैमेज होगा, उसको उससे निपटना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं कि मैं आप आज मेरे कहने से खबर रोक लीजिए, कल इससे आपको मेरी बात पे यकीन होगा। और अगले दिन उन्होंने क्या किया, अगले दिन उन्होंने ऐलान किया, पब्लिक अनाउंसमेंट था उनका, में पर बंद नहीं होंगी, हमने रिजर्व बैंक से परमिशन ले ली है, जरूरत पड़ी तो पूरी रात खुली रहेंगी, कोई आवश्यकता नहीं है, आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है और इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये क्या उन्होंने, इससे हुआ कि लोगों में विश्वास जग गया कि अच्छा रात में भी खुला रहेगा, तो मतलब इसके बाद पैसा है, तभी तो देगा। अगर वो बंद कर लेते तो फिर फंस जाते। उसके हिसाब से करने होते हैं, बाहरी परिस्थितियों को भूल जाइए। उन्होंने बाकी दुनिया छोटी मोटी चीज नहीं, उन्होंने कहा कोरोना वायरस तक से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब आप सच्चे इन्वेस्टर हैं। और अगर आप इस तरह से दाएं देख के फैसला बदलते हैं तो फिर आप इन्वेस्टर नहीं है। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा सबक है। अब आप लोग उस इंटरव्यू को जिन्होंने नहीं देखा है ध्यान से देखें, और अगर ये दोनों इंटरव्यू काफी आंखें खोलते हैं, और एक इस बाजार की बड़ी अच्छी जानकार हैं पर्सनल फाइनेंस की, इस देश की, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। उम्मीद है कि कल हमारा उनका की बातचीत होगी और कल इंटरव्यू होने के बाद मैं आपके सामने उसको भी पेश करूंगा। जो अभी मन में सवाल आ रहे हैं, इनमें से बहुत से सवालों के जवाब उसमें मिलेंगे। अब यहीं इजाजत दीजिए आज के लिए, और गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड बाय, गुड डे, जैसा जहां, क्योंकि दुनिया भर में लोग देख रहे होते हैं। तो आपसे योग्य धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और किसी दूसरे की मदद करने में पीछे मत हटिए। आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ, मैंने चायोज की साइट खोली, उन्होंने कहा 1000 रुपए दे दीजिए तो हम 40 लोगों के खाने का इंतजाम कर देंगे। अमेजोन पे कुछ खरीदने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि आप 1000 रुपए दे दीजिए तो हम 20 लोगों को या 50 लोगों को हम फूड एसेंशियल्स की किट देंगे, हम वो किट दे देंगे जिससे वो खाना बना के खा सके। तो तमाम कंपनियां भी, अब अगर आपको इधर उधर नहीं दिख रहा है, आपको इस कंपनी पे भरोसा है कि भाई ये सामान हमें पहुंचा देती है, तो जरूरतमंद को